नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? आपको समिति का नाम लिखें। ऑप्शन ए में एसिटन, बी मैक्ग्रा, सी फुल्टन तथा डी मास्टरमैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल्टन समिति। फुल्टन समिति 1968 में आई थी। इन्होंने ब्रिटेन में संयुक्त ग्रेडिंग संरचना यानी यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार की सिविल सेवाओं में सभी नौकरियों को ग्रेडों में बांटा गया था, यानी भागों में बांटा गया था, जैसे कनिष्ठ ग्रेड, मध्य और वरिष्ठ। इन स्तरों में वर्गीकृत करने के बाद में एक बात और कही गई थी कि सभी नौकरियों में समान योग्यता की आवश्यकता होती है और समान चुनौतियों व कर्तव्यों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न हम लिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ऑप्शंस लिखे हैं। ऑप्शन ए में है आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत है। ऑप्शन बी है आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी है आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। तथा ऑप्शन डी है आदर्शवाद अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रवाद का एक परिवर्ती है। तो इसमें गलत कथन आपको खोजना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत है। यह कथन गलत है, जबकि आपको बताना चाहेंगे आदर्शवाद और उदारवाद दोनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। आदर्शवाद या जिसे प्रत्ययवाद भी कहा जाता है कि जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। इनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। उदारवाद एक अन्य प्रकार की अवधारणा है। उदारवाद एक विकासवादी विचारधारा है जिसका जन्म मध्य युग में सामंती व्यवस्था तथा राज्य के निरंकुशता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। जॉन लॉक को उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना था या सर्वोच्च स्थान दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी? विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए जेम्स मेनर, बी ग्रानविले ऑस्टिन, सी प्रताप बी मेहता तथा डी नीरजा गोपाल जबाल। आपको बताना है किसने उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप बी मेहता। प्रताप बी मेहता का पूर्ण नाम है भानु प्रताप मेहता। इन्होंने कहा था उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर आलोचना की थी। अगला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है एस हंटिंगटन, ऑप्शन बी है जोसेफ शुम्पीटर, ऑप्शन सी है डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट डहल। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसका नाम है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। इसमें डहल ने लोकतंत्र के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि कोई भी आधुनिक देश लोकतंत्र के आदर्श को पूरा नहीं करता है, जो कि एक सैद्धांतिक स्वप्न लोक की तरह है। इनकी कुछ अन्य किताबें भी हम जान लेते हैं। ऑन पॉलिटिक्स इक्वलिटी, जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी। ऑन डेमोक्रेसी 1998 में, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 में, और हु गवर्न्स नाम की किताब 1961 में पब्लिश की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, थॉमस हॉब ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? तो थॉमस हॉब्स किससे प्रभावित थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रकृति विज्ञान के सिद्धांत, ऑप्शन बी धर्म विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन सी तत्व मीमांसा, और ऑप्शन डी में है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अपना जितना भी अवधारणाएं थी वो सब लॉन्च की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन में इन सब चीज़ को शामिल किया था। आपको बताना चाहेंगे, हॉब्स के अनुसार एक व्यक्ति सामाजिक अनुबंध से पहले लगातार भय की स्थिति में था। प्राकृतिक जीवन एकांत, गरीब, घिनौना, क्रूर और छोटा हुआ करता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मैकुलोज बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की?
आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, राज्य के बीच समानता। ऑप्शन बी, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। ऑप्शन सी, संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता। तथा ऑप्शन डी, संघीय शासन और राज्यों के बीच समानता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्यूलोज बनाम मेरीलैंड वाद में राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता के सिद्धांत की स्थापना की गई थी। इन्होंने इसके जो स्थापना करना है उसका कारण था, न्यायालय ने संविधान के आवश्यक और उचित खंड के अनुसार इस प्रकार की अवधारणा को बल दिया था। इसके अनुसार जो केंद्रीय शक्ति है उसके अधिकार को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, श्रमिकों का कल्याण। बी, रोजगार सृजन करना। सी, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। और डी, उच्चतर औद्योगिक दक्षता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य उच्चतर औद्योगिक दक्षता है। वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रायः टेलरवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इस तरह की अवधारणा को विकसित किया था। यह प्रक्रिया इंजीनियरिंग और प्रबंधन विज्ञान का उपयोग करने के पहले प्रयासों में से एक था। इसका प्रमुख लक्ष्य था आर्थिक दक्षता, विशेष रूप से श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करना। आपको बताना चाहेंगे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की एक प्रसिद्ध किताब है द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। अगला प्रश्न है, भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हमने किया था उसके बाद प्रतिबंध को कब हटाया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 60वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2005 में। ऑप्शन बी है 2001 में 9/11 हमले के बाद। ऑप्शन सी है जनवरी 2005 में बुश ने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ की पूर्व संध्या पर। तथा ऑप्शन डी है मार्च 2003 में अमेरिका द्वारा किए गए इराक हमले के समय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2001 में जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद में प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। जानकारी देना चाहेंगे, जो परमाणु परीक्षण है सर्वप्रथम भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद में मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति नाम के 5 परमाणु परीक्षण एक के बाद एक किए गए थे। उसके उपरांत अमेरिका और अन्य देशों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, जो 2001 के बाद में जो प्रतिबंध है हटाना प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में से कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। यह सुविधा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं परिवार और स्कूल। ऑप्शन बी में है समकक्ष समूह। ऑप्शन सी है सामाजिक वर्ग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है राजनीतिक समाजीकरण के प्रारंभिक अभिकर्ता कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और सामाजिक वर्ग ये सभी राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है इंद्र कुमार गुजराल, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने यूएसए और यूएसएसआर से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से इस विचार को प्रतिपादित किया था। आप सभी जानते हैं गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है उसका विचार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए डेविड एप्टर, बी वाल्टर बेगहार्ट, सी थॉमस पेन और डी कार्ल ड्यूस। आपको बताना है किसने कहा है संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस पेन। थॉमस पेन ने कहा था संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। इसके अतिरिक्त पाइन का समर्थन
प्राकृतिक अधिकारों के लिए है। साथ ही उन्होंने मिश्रित शासन की आलोचना की थी और गणतंत्रवाद का समर्थन किया था। थॉमस पेन के एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध है जिसका नाम है सरकार पर संप्रभुता और उसकी सीमाएं, जो 1786 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मार्क्सवाद, बी नव मानववाद, सी रूढ़िवादी मार्क्सवाद तथा डी वैज्ञानिक समाजवाद। समेकित वैज्ञानिक मानववाद किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। एम.एन. राय के विषय में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि ताशकंद समूह के अंतर्गत आते हैं, के संस्थापक थे। वह समाज से अधिक व्यक्तिवाद पर जोर देते थे। एम.एन. राय की नई मानवतावाद की अवधारणा मूल रूप से तर्क और नैतिकता पर आधारित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम करती है। उनके नए मानवतावाद के कुछ पहलू हैं जिन्हें आलोचनात्मक और रचनात्मक पहलू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, बी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, डी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और झारखंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 16वीं लोकसभा में भाजपा ने सभी सीटें जीत ली थी। अगला प्रश्न है, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ल्यूक की शक्ति की अवधारणा आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है निर्णय निर्माण, बी है विचार नियंत्रण, सी है कार्यसूची तय करना तथा डी है क्षमता अभिवर्धन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यसूची तय करना। ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में कार्यसूची तय करना शामिल नहीं है। ल्यूक द्वारा शक्ति के 3 आयाम दिए गए हैं। इनका सिद्धांत दावा करता है कि शक्ति का प्रयोग 3 तरीकों से किया जाता है। पहला निर्णय लेने की शक्ति, दूसरा वैचारिक शक्ति और तीसरा है गैर निर्णय लेने की शक्ति। गैर निर्णय लेने की शक्ति वह है जो बहस में एजेंडा तय करती है और कुछ मुद्दों को वैध सार्वजनिक मंचों पर चर्चा के लिए अस्वीकार्य बनाती है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीव के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए में है 41वां संविधान संशोधन, बी में 42वां संविधान संशोधन, सी है 40वां संविधान संशोधन और डी है 39वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में हंस जे मार्गेनथाउ, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कॉक्स, ऑप्शन सी है E.H. कार तथा ऑप्शन डी है विलियम फॉक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम फॉक्स। फॉक्स ने अपनी पुस्तक द सुपर पावर्स द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और एंड सोवियत संघ, जो कि 1944 में छपी थी, में उन्होंने महाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पी.वी. नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? आपको ऑप्शन दी हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से, ऑप्शन बी है सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में, ऑप्शन सी है 1995 में आसियान के पूर्वी वार्ता भागीदार के रूप में भारत का स्थान ऊंचा होने के अवसर पर, तथा ऑप्शन डी दिया है जनवरी 1992 में जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार प्रस्तुत किया गया था। आपको जानकारी देना चाहेंगे, वर्तमान में लुक ईस्ट की जगह पे मोदी सरकार के द्वारा 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को घोषित किया गया। यह लुक ईस्ट पॉलिसी का ही उन्नत रूप है। इसके अतिरिक्त 2019 से एक नई पॉलिसी और लॉन्च हुई थी, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। इसे भी याद रखिएगा। ये सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने एवं रूस से रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आर्नल्ड लिप्स द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं? तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए समायोजनशील दलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था तथा सहमति जन्य दलीय व्यवस्था। ऑप्शन बी में है धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमति जन दलीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था। सी है सहमति जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था तथा डी है संघर्षशील दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑरेंज लिप्स द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के अंतर्गत सहमति जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति तथा ऑप्शन डी है GBK राव समिति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी। इन्होंने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व यानी गांधी जी के आने के पहले राष्ट्रवादी आंदोलनों को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट तथा प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रविंद्र कुमार, ऑप्शन बी विपिन चंद्र, ऑप्शन सी जूडिथ ब्राउन तथा ऑप्शन डी माइकल ब्रेसर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा ने माना है कि गांधी जी के आने के पहले भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में था तथा गांधी जी के आने के बाद में ये आम लोगों के आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है सी ग्रे, ऑप्शन बी है M कोसेकेनमी, ऑप्शन सी है JG स्कर्ट तथा ऑप्शन डी है ह्यूगो ग्रोसस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो ग्रोसस। ह्यूगो ग्रोसस ने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। अगला प्रश्न है, लेखक और महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है जॉन रॉल्स, उनकी अवधारणा है वितरणात्मक न्याय। ऑप्शन बी है रॉबर्ट नॉजिक, न्याय पात्रता के रूप में। ऑप्शन सी है माइकल वाल्जर, न्याय का वैश्विक दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है थॉमस पोगे, वैश्विक न्याय। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी माइकल वाल्जर, न्याय का वैश्विक दृष्टिकोण। माइकल वाल्जर का संबंध न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण से है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ट्यूनीसिया तथा ऑप्शन डी लीबिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था, यानी वो उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, किसने कहा था भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए गुलिक, ऑप्शन बी LD वाइट, ऑप्शन सी H साइमन तथा ऑप्शन डी उर्विक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलिक, यानी कि लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कहा था भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। आपको बताना चाहेंगे उनकी एक विशिष्ट चर्चित कृति है जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में आई थी। इसी में उन्होंने यह बात रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी है विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना। ऑप्शन सी है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल तथा ऑप्शन डी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार
1919 में नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, यह इसमें दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की मंजूरी दी गई तथा सिक्कों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्रीस्टले, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी जे बेंथम तथा ऑप्शन डी है हचेसन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केनेथ वाल्ज, ऑप्शन बी E.H. कार, ऑप्शन सी स्टीफेन क्रिस्टनर, ऑप्शन डी हंस जे मार्गेनथाउ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंस जे मार्गेनथाउ। हंस जे मार्गेनथाउ का कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह आते हैं जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मैटिक्स, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी अप्रवासी समूह तथा ऑप्शन डी अलग थलग रहने वाले जातीय धार्मिक समूह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैटिक्स। बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति संस्कृति समूह मैटिक्स कहलाते हैं जिन्हें नागरिक बनने का अवसर कभी नहीं मिलता है। मैटिक्स एक ग्रीक शब्द है जो मेटोइकोस से आया है जिसका अर्थ है कोई भी निवासी या अप्रवासी, जिसमें मुक्त दास भी शामिल है। अगला प्रश्न है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के विषय में सही नहीं है, तो गलत कथन आपको खोजना है। ऑप्शन ए शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है था का आयोजन नई दिल्ली में भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को किया गया। ऑप्शन बी है G20 ने अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। ऑप्शन सी है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA का गठन किया जिसमें 9 आरंभिक सदस्य थे और उपरोक्त सभी सही हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में नई दिल्ली में किया गया था, उसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है। इस सम्मेलन में विशेष बात रही कि G20 देशों ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। साथ ही एक नया गठबंधन वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का गठन किया गया जिसमें 9 आरंभिक सदस्य शामिल थे। अगला क्षमा चाहेंगे, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।